18 को दिए इंटरव्यू में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया कि कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी का फैसला उन्होंने पार्टी पर छोड़ दिया। आपकी नजर में उम्मीद कैसी है सरकार बनाने की? 100% बनेगी और 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। चन्नी साहब की नहीं बनेगी? जो कांग्रेस का होगा वो हमारा भी। इतना ही नहीं, चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की तरफ से सीएम पद का चेहरा बनाने का भी खुलकर समर्थन किया। सिद्धू ने कई काम किए हैं, क्रिकेटर भी है, कमेंटेटर भी है, बहुत कुछ देखना होता है एक सीएम में। तो पब्लिक देखेगी क्या क्या कैसा सीएम उनको चाहिए। अगर सिद्धू जी को फेस डिक्लेयर कर देंगे आप साथ में? मैं तो सबसे आगे होऊंगा, जिसको पार्टी बनाएगी मैं उसके साथ हूँ। सिद्धू को बना दे पार्टी, मैं सिद्धू के साथ हूँ। मगर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर चन्नी ने तीखा पलटवार किया और उनके आरोपों को चुनावी फायदा पाने का पैंतरा बताया। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है, जब भी इलेक्शन आते हैं झूठे और गलत इल्जाम लगाता है, और बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, डेफेमेशन केस कर सकता है, वो करता है। बाद में घुटने टेक कर माफ़ी मांग लेता है कि इलेक्शन खत्म हो गया भैया, इलेक्शन की बात ही अब छोड़। हरभजन सिंह को कोरोना हो गया। हरभजन सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो घर पर क्वारंटीन हो गए और उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर में हीरानगर सेक्टर के पास बीएसएफ को एक गांव में एक खड्डा मिला। अब ये जांच की जा रही है कि कहीं ये टनल तो नहीं जो सीमा पार से खोदी गई हो। यूपी के लखीमपुर मामले में एसआईटी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दर्ज मुकदमे पर अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें 7 लोगों पर आशीष मिश्रा के ड्राइवर और उनके समर्थकों की पीट-पीटकर हत्या और आगजनी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन इनमें 3 के खिलाफ एसआईटी को जांच में कोई सबूत नहीं मिले। 220/21 पे चार्जशीट दाखिल की गई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से नाराजगी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था और बीजेपी में शामिल हो गई थी। जिसके 2 दिन बाद वो मुलायम सिंह यादव से मिली और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात की तस्वीर अपर्णा ने खुद शेयर की और लिखा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पिताजी से आशीर्वाद लिया। इससे पहले जब अपर्णा लखनऊ पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और लखनऊ कैंट सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के समर्थन में नारे लगाने लगे। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। उनके मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने की तस्वीर आने के बाद तो बीजेपी ने अखिलेश पर सीधा हमला किया और दावा किया कि समाजवादी पार्टी में अभी और भगदड़ मचने वाली है। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी ने सबको बता दिया है कि यहाँ अखिलेश यादव जी के रहते हुए किसी का सम्मान नहीं हो सकता। आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका सम्मान होगा, आप सब जाइए। मुलायम सिंह भेज रहे हैं। 2 दिन पहले जब अपर्णा ने बीजेपी का दामन थामा था तो अखिलेश ने उन्हें बधाई दी थी और बेफिक्री दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की बहू के बीजेपी में जाने से एक बार फिर यूपी की सियासत के इस बड़े परिवार की सियासी कलह दहलीज लांघकर बाहर आ चुकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों में पूरा जोर प्रचार कर लगा दिया है। ऐसे में सिद्धू के सलाहकार और कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के पति पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का विवादास्पद बयान सामने आया है। इन्होंने आम आदमी पार्टी की जनसभा में पहुंची भीड़ को देखकर आपा खो दिया। गुस्से में पार्टी को धमकी दे दी। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि प्रशासन और आम आदमी पार्टी के लोग बात समझ ले कि अगर मैं बिगड़ गया तो फिर किसी के काबू नहीं आऊंगा। इस तरह जी वो वीडियोज़ आईयां सीगियां सोशल मीडिया ते भी शेयर कीतियां जा रही हैं तो बड़ी अनफॉर्चुनेट मैं कह सकदा भी इंसीडेंट होया हैगा। इलैक्शनस जिहड़ियां हैगियां ओह एक जिहड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारे पार्टीज़ वालों इकट्ठे होके उन्हां वालों अडॉप्ट किया गया है। सो इस करके जे कोई भी वायलेट करता है तो एक जिहड़ी एक उन्होंने कमिटमेंट दित्ती सी भी असी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ही इलैक्शनस लड़ांगे, ये कमिटमेंट की ब्रीच भी है। तो जो कार्रवाई अंडर द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जिहड़ा लॉ है वो अंडर की जानी है। ये हेट स्पीच नहीं तो ये क्या है?
ये दंगा करने की कोशिश नहीं है तो ये क्या है? ये देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं तो ये क्या है? इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए और मुझे लगता है रज़िया सुल्तान का जो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके पति और उनके कैंपेन मैनेजर हैं और जिस तरह से वो हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैं इस तरह का जलसा नहीं होने दूंगा। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को। और ये कल रात में बाकायदा एक इलेक्शन मीटिंग में उन्होंने इस तरह की बात कही है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने बातों बातों में ये इशारा किया पार्टी का सीएम का चेहरा वो खुद हो सकती हैं। यूपी के चुनाव में महिलाओं के बाद कांग्रेस ने युवा दांव खेला है। और दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस मौके पर जब प्रियंका गांधी से यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में अपना नाम ले लिया। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जिस पर बीजेपी ने बिना देर किए तंज किया और दावा किया कि कांग्रेस इस बार खाता तक नहीं खोल पाएगी। प्रियंका का सीएम बनना तो दूर की बात है। तो सीट आने वाली है 0। अगर एक सीट भी आए तो बात हो। प्रियंका ने अब तक विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़ा कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन राहुल की मौजूदगी में उन्होंने यूपी में खुद के सीएम उम्मीदवार बनने के संकेत देकर ये इशारा कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में इस जिम्मेदारी को संभाल सकती हैं। कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार का वादा करते हुए जो घोषणा पत्र जारी किया उसके साथ पार्टी ने एक थीम सॉन्ग भी जारी किया है और जिसमें प्रियंका का बोलबाला नजर आ रहा है और उनके अलावा दूसरे कोई नेता नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा और 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। पार्टी ने प्राइमरी स्कूलों में 1.5 लाख शिक्षक और बेसिक शिक्षक क्षेत्र में 1 लाख प्रिंसिपल समेत माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 38,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया। साथ ही उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में 8,000 खाली पदों को भरने की बात कही। इसके अलावा यूपी पुलिस के 1,15,000 पदों को भरने का भी वादा किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिजनौर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी भी दूर करेंगे। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजनौर में मतदान 14 फरवरी को होगा। चुनाव प्रचार को गति देने के लिए जेपी नड्डा आज बिजनौर में घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे और वोटरों को सरकार की नीतियों के बारे में समझाएंगे। साथ ही नड्डा ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। जेपी नड्डा यूपी में प्रचार अभियान की शुरुआत करने आगरा पहुंचे। उन्होंने वहां के मशहूर राजेश्वर मंदिर में पूजा की। बीजेपी के बड़े नेता प्रचार अभियान की शुरुआत करने से पहले यहां दर्शन करने आते रहे हैं और इधर जेपी नड्डा ने भी उस रिवाज को कायम रखा। उन्होंने आगरा के राजेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के समय वहां पार्टी के कुछ दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। हर महादेव की जो बोली है, इस तरीके से जो पूरा जो मंदिर है वो गूंज उठा है। बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए। पूजा के बाद जेपी नड्डा ने आगरा में 40 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी और अध्यक्षों से बात की। आगरा यूपी के ब्रज क्षेत्र में आता है, जहां से जेपी नड्डा ने प्रचार अभियान की शुरुआत की। यूपी के ब्रज क्षेत्र में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस इलाके में आगरा और मथुरा समेत अलीगढ़, एटा और मैनपुरी जैसे जिले आते हैं। इन जिलों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है और इसी वजह से नड्डा ने प्रचार डोर टू डोर कैंपेन का अभियान आगरा से शुरू किया। साथ ही अलग जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रचार की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी ने यूपी में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने राज्य की 85 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने रायबरेली से कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली अदिति सिंह को टिकट दिया और कन्नौज से पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं हाथरस से अंजुला माहौर को उम्मीदवार बनाया गया। वो आगरा की मेयर रह चुकी हैं। इसके अलावा नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट दिया गया। नितिन अग्रवाल कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी ने लखीमपुर से योगेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 403 में 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर दिखाते हुए पणजी सीट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इस सीट को मौजूदा विधायक अटांसिए मुंटसेरात को टिकट दिया, जिसके बाद मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया कि पणजी सीट से वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। I'd like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panaji constituency. और इससे पहले बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए पणजी सीट से मौजूदा विधायक अंतासिए मुंटसेरात को टिकट दिया, जिसके बाद वो अपना चुनावी अभियान शुरू करने से पहले महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा की। Giving him some other option of some other seat. It is, I don't know, still he did not basically listen to them. गोवा की सभी 40 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सरकार ने देश विरोधी 35 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने पर 35 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए। इन्हें पाकिस्तान से चलाया जा रहा था, लेकिन भारत सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। इनके अलावा 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और 1 फेसबुक अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नाउ अलाइव टू दिस इशू। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में गोलू देवता के मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई और प्रत्याशी भी मौजूद रहे। गोलू देवता हम सब पर कृपा करें। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें 23 अक्टूबर को फिर आमने सामने होंगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के कैराना जिले का दौरा करेंगे। चुनाव से 19 दिन पहले अमित शाह शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। कैराना वही जगह है जहां हिंदू पलायन का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ था। दोपहर बाद अमित शाह पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जाएंगे। इसके बाद अमित शाह बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएम योगी भी आज बुलंदशहर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे और घर घर जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। 5 राज्यों के महापोल के मुताबिक 5 में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन सकती है। 5 राज्यों में मोदी लहर कायम रहने का अनुमान है, लिहाजा बीजेपी 2017 के नतीजों को दोहरा सकती है। कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी निकल सकता है, जबकि दिल्ली से बाहर पंजाब में आप सत्ता के करीब मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटों के साथ आसानी से सरकार बना सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल दल यूपी में 137 से 147 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। वहीं बीएसपी इस बार भी 7 से 13 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रह सकती है, जबकि अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को यूपी में 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। 300 पार 2017 में किया, 300 पार 2019 में किया, अब की बार भी 300 पार करने जा रहे हैं। और ये काम डबल इंजन की सरकार के कारण है, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं के कारण है। और पोलस्टर्स कुछ भी कहें, 260 सीट कहें, 270 बीजेपी के कहें, आप आज लिख लीजिए हम 300 पार करेंगे। कि तीनों दल मिलने के बाद भी इनके चुनाव चिन्ह अलग हैं हालांकि, लेकिन इनके दिल एक हैं, इनका उद्देश्य एक है, इनकी कार्यशैली एक है, और ये अलग सिंबल से लड़ जरूर रहे हैं लेकिन हैं सब एक। और इनका जो अपना सहयोगी हैदराबाद के से आए हुए नेता हैं MIM के, वो इनके सहयोगी हैं, और ये सब मिलकर 3 डिजिट पार करने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आगे इनका किसी से मुकाबला नहीं है। पुनरावृत्ति होगी, 50% से ऊपर मत जो प्राप्त होंगे वो बीजेपी को प्राप्त होंगे। न्यूज 18 के महापोल का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया और कहा कि इससे साफ है कि जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है और बीजेपी को बड़ी जीत हासिल होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे कराए गए हैं और उन सर्वे को आधार बनाकर न्यूज 18 ने महा ओपिनियन पोल तैयार किया है और इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपको बढ़त मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन है इस न्यूज 18 के महा ओपिनियन पोल को लेकर? देखिए, ये खुशी की बात भी है, मगर ये एक आत्मविश्वास भी है। जब हम लोग चुनाव में जा रहे थे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा, बार बार कहा कि 300 प्लस
कार्यकर्ताओं की भी आवाज उठी 300 प्लस, और ये होएगा क्योंकि 5 साल जब जनता की सेवा की है, माफिया राज, गुंडा राज को अलग करा है, खत्म किया है, जो जनता चाहती है वो पारदर्शिता के साथ शासन करा है, और एक दृढ़ संकल्प और निष्ठावान एक मुख्यमंत्री है। ये सब चीजें जब आती हैं और योजनाएं, नीतियां जो होती हैं, जो जन कल्याण की होती हैं, तो अपने आप एक माहौल बनता है जो कि सरकार को पुनः उसी जीत पे ले जाता है जो 2017 में मिली थी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ओपिनियन पोल अभी ये जो आ रहे हैं वो सभी गलत साबित होंगे और प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है, ओपिनियन पोल एक ट्रेंड देता है, और जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो एक ट्रेंड दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार अपने गठबंधन के साथ बनने जा रही है। हाँ, ओपिनियन पोल जो है जो बता रहा है जितनी सीटें, आप इतनी सीटों पर सहमत हैं या इससे ज्यादा का भी आप दावा कर रहे हैं? मेरा ये मानना है ये ट्रेंड है ओपिनियन पोल, और ये हमेशा आगे जाएगा जब तक कि वोटिंग का दिन आता है। आप देखेंगे ये धीमे धीमे और बदलाव और ऊपर की तरफ ही जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो न्यूज 18 का ये महा ओपिनियन पोल है ये एक ट्रेंड बता रहा है और ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा और एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2017 जैसा माहौल दोबारा दिखाई दे रहा है, उसी तरह का उत्साह है, उसी तरह का जोश है, और वही बात है कि जो पिछले 5 साल में हुआ, सरकार बेहतर रही। जो कुछ नाराजगियाँ किसी की भी थी वो चुनाव के समय आके, ये बात जरूर है कि मैं इस बात से नाराज हो सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बेहतर ये हुआ है। तो मुझे तो चुनाव कहीं ना कहीं 2017 के पैटर्न पर जाता हुआ दिखाई देता है। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। आरएलडी का गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन के साथ अन्य छोटे दलों का गठबंधन जो भी हुआ है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। जिसने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी वही भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराएगी, क्योंकि वो जनधार अब वहां से खिसक करके समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है और इसीलिए अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बारी है। इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके लिए सेना के तीनों अंगों के जवान और अधिकारी इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति पहुंचे और वहां सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद एक जवान ने स्मारक के चारों कोनों में जल रही अमर जवान ज्योति से अपने हाथ में पकड़ी लंबी मशाल को जलाया और फिर एक एक कर इंडिया गेट की चारों ज्योति बुझ गई। इसके बाद उस जवान की लंबी मशाल की मदद से दूसरी मशाल जलाई गई और उसी मशाल को लेकर सभी जवान वहां से नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ रवाना हो गए। सेना के बैंड की धुन पर परेड करते हुए जवानों का दस्ता पूरे सम्मान के साथ मशाल को लेकर निकल पड़ा। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचते ही एक बार फिर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद इंडिया गेट से जिस मशाल पर अमर जवान ज्योति की लौ लाई गई, उसके जरिए फिर से एक लंबी मशाल को जलाया गया। फिर एक अधिकारी ने उस लंबी मशाल से अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिला दिया। अमर जवान ज्योति की लौ को अब हमेशा के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मिला दिया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल पर आजादी के बाद से अब तक जितनी भी लड़ाइयां हुई, उनमें शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम लिखे गए हैं। और इसी मेमोरियल में इंडिया गेट पर 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया, जिसे 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में जलाया गया था। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के करीब 4000 सैनिक शहीद हुए थे, जिन्हें ज्योति जलाकर श्रद्धांजलि दी गई थी। यही नहीं, उनकी याद में इंडिया गेट पर काले रंग का एक स्मारक भी बना, जिसके नीचे अमर जवान ज्योति लिखा गया, अमर जवान लिखा गया। लेकिन 2019 में इंडिया गेट से करीब 400 मीटर की दूरी पर ही एक और स्मारक बनाया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल नाम से बनाया गया ये स्मारक इंडिया गेट के ठीक पीछे, जहां एक और अमर जवान ज्योति जलती है। ऐसे में इंडिया गेट के उस इलाके में थोड़ी ही दूरी पर 2-2 अमर जवान ज्योति जलने लगी। इसे देखते हुए इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिलाने का फैसला किया गया। लेकिन अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किए जाने पर सियासी बवाल मच गया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके विरोध में शास्त्री भवन के पास जमा हो गए
और वहां उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेड पर चढ़ गए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वाले लगातार समझाते दिखे। कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो लॉ को फिर से अमर जवान ज्योति पे बहाल किया जाएगा। अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से जुड़े कई नेताओं के पुतले भी फूके। शहीद हुआ है, कुर्बानी दिया है, जो जवानों का इन्होंने अपमान करने का काम किया है। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, ट्विटर पर भी अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने पर घमासान दिखाई पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट के जरिए उन पर पलटवार किया। भोपाल में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सिंचाई परियोजनाओं की वजह से प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर सीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन जब मुलाकात का वक्त नहीं मिला तो वो अपने समर्थकों के साथ धरना देने के लिए सीएम निवास की ओर निकल पड़े। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का काफिला वहां से गुजरा तो वहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, नारेबाजी कर रहे कुछ लोगों ने शिवराज के काफिले की गाड़ियों के नजदीक जाने की भी कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को काफिले के पास नहीं पहुंचने दिया, जिससे प्रदर्शन करने वालों की नाराजगी बढ़ गई। इसके बाद खुद दिग्विजय सिंह की भी काफी देर तक वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों से बहस होती रही। और जब बात नहीं बनी तो दिग्विजय सिंह ने किसी भी कीमत पर सीएम निवास के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके लिए भी पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दिग्विजय सिंह अपनी गाड़ी से बाहर निकले और अपने समर्थकों के साथ मार्च निकालते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान उनके समर्थक लगातार बीजेपी और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस के बढ़ते विरोध के बीच दिग्विजय सिंह धरने पर अड़े रहे। जहां हम रोकेंगे वहीं हम लोग धरना देंगे, मैं कम से कम वहां से नहीं उठूंगा। इसके बाद भी जब पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सीएम निवास से कुछ दूर पहले ही धरना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। दिग्विजय सिंह को सीएम शिवराज से मुलाकात का वक्त नहीं मिलने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि इन तस्वीरों में कांग्रेस नेता कमलनाथ शिवराज से मुलाकात करते नजर आए और देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जिसके बाद कमलनाथ खुद उस जगह पर पहुंच गए जहां दिग्विजय सिंह सीएम से मुलाकात का समय नहीं मिलने के विरोध में धरना दे रहे थे। लेकिन जब कमलनाथ से शिवराज के साथ हुई मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो वो बुरी तरह भड़क गए। कौन सा समय दिया मुझे? बेकार की बात कर रहे हो, कौन सा समय दिया? इसके बाद कमलनाथ भी दिग्विजय सिंह की मांगों के समर्थन में उनके साथ वहीं धरने पर बैठ गए। चुनाव आयोग आज आगामी विधानसभा चुनाव वाले सभी 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेगा। अगले महीने से शुरू होने वाले चुनावों से पहले राज्यों में राजनीतिक दलों को रैलियां करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस पर आज चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में फैसला किया जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने रैलियों पर 22 जनवरी तक बैन लगा दिया था। बीजेपी ने यूपी में पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। कि विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज के चेंबर में एक सांप घुस आया, जिसे बाद में किसी तरह पकड़ लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास से नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई। यूपी के लखीमपुर में 3 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को बकाया भुगतान की पहली किस्त दे दी। बताया गया कि इन मिलों की तरफ से किसानों के खातों में करीब 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। थोड़ी बहुत राहत मिली हुई है। उत्तराखंड विधानसभा की तैयारियों में जोर शोर से जुटी कांग्रेस टिकट बंटवारे में बीजेपी ही नहीं बल्कि आप से भी पिछड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी ने जहां अपने 59 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि दावा है कि आज कांग्रेस अपने उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसमें हरक सिंह रावत की बहू को भी लैंसडाउन सीट से टिकट मिल सकता है। न्यूज 18 के महापोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 37 से 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 28 सीटें मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं।
तो अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड में ये मिथक भी टूट जाएगा कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, क्योंकि इसमें जो महापोल है बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है मैंने उसको किया है। अभी पार्टी ने मेरे को ये काम दिया है, इस काम को मैं प्राणों प्रण से कर रहा हूं। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि हम लोगों ने जो इस बार नारा दिया है कि अब की बार 60 पार, हम उस नारे को चरितार्थ करने के लिए लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी और अब की बार 60 पार का नारा हमारा साकार होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह को रंगे हाथ पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इन बदमाशों से 130 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किए। दावा किया कि इन्हें चुनाव से पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर उनका खेल बिगाड़ दिया। बताया गया कि इस कार्रवाई में 130 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए, जिनमें पिस्टल, बंदूकें और कारतूस शामिल हैं। इसके साथ ही उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी हासिल हुई, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जो कि छोटे और ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में उनके विरुद्ध भी मुजफ्फरनगर पुलिस कार्रवाई करेगी। यूपी पुलिस की इस छापेमार कार्रवाई में हथियारों के साथ ही उन्हें बनाने का सामान भी जब्त कर लिया गया, जिसके बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया गया। पीएम मोदी आज देश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें पीएम मोदी डीएम से सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करके जमीन पर उन सरकारी योजनाओं के अमली जामे पर सीधा फीडबैक लेंगे। तीसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बम्पर मुनाफा रहा। कंपनी के जो नतीजे आए उसके मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 41% बढ़कर 18,549 करोड़ रहा। मतलब तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे रहे, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,101 करोड़ रुपए था। कंपनी के कामकाज से होने वाली आमदनी भी बढ़कर 1,91,271 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 1,23,997 करोड़ रुपए थी। रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट भी मौजूदा वित्त वर्ष की तिमाही जो तीसरी थी उसमें 3,615 करोड़ रुपए रहा, जो इसकी ठीक पिछली तिमाही से करीब 2.5% ज्यादा है। यही नहीं, रिलायंस जियो की आमदनी भी तिमाही आधार पर 3.3% बढ़कर 19,347 करोड़ रुपए रही है। रिलायंस जियो मार्केट शेयर के लिहाज से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसने 1000 शहरों में 5G कवरेज का प्लान बनाया है। नतीजे जारी होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे कंपनी का सबसे शानदार तिमाही प्रदर्शन बताया और कहा कि सभी कारोबार में मजबूत ग्रोथ दिखी, जबकि रिटेल, डिजिटल और कंज्यूमर कारोबार में भी रिकॉर्ड आमदनी हुई है। न्यूज 18 के महापोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह सकती है। पंजाब के महापोल के मुताबिक कांग्रेस को 38 से 44, आप को 51 से 57, अकाली दल गठबंधन को 17 से 21 और बीजेपी प्लस को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों की वजह से दोनों राज्यों की सीमा पर पुलिस मुस्तैद दिखी। वहां बैरिकेडिंग कर बॉर्डर क्रॉस करने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। इसके लिए पुलिस वालों ने ट्रैफिक को 2 हिस्सों में बांटा और फिर वहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ली। हर एक शख्स को कहा जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी की जो डिक्की है, जो पीछे का हिस्सा है, वो खोलकर चेक करवाएं। इस चेकिंग अभियान का फायदा भी देखने को मिला। पुलिस ने एक कार से शराब की कई बोतलें बरामद की, जिसके बाद कार मालिक का चालान बनाकर शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया। कंगना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंगना रनौत पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका में दलील दी गई कि कंगना की पोस्ट से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। कुछ महीने पहले कंगना पर किसान आंदोलन पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा था। उसी के बाद ये याचिका दाखिल की गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 1 किलो से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बेंगलुरु सेंटर में 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 16 खिलाड़ी भी शामिल हैं। न्यूज 18 के महापोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। गोवा में बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। महापोल में कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं।
दिल्ली सरकार के वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री की ओर से कोरोना पर पाबंदियों में रियायत से जुड़ा एक प्रस्ताव एलजी को भेजा गया था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उस प्रस्ताव में लिखी केवल आधी बातें मानी। खबर है कि एलजी ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर भी पहले की तरह ही कायम रहने की बात कही। हालांकि एलजी ने प्राइवेट दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दे दी है और इसके अलावा स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। खबर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इस पर समीक्षा होगी और उसके बाद ही कोई फैसला आगे लिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे और पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। हालांकि पार्टी ने उन्हें अभी तक किसी विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया है। 2 दिन पहले ही उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसकी जानकारी पार्टी ने एक ट्वीट के जरिए दी थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इमरान मसूद की एक तस्वीर भी ट्वीट की गई थी। उस तस्वीर में इमरान मसूद अपने कुछ समर्थकों के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दिए। दावा किया गया कि 2 दिन पहले लखनऊ में इमरान मसूद और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। इस बीच इमरान मसूद ने यह दावा किया कि बीजेपी से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। अखिलेश जी के नेतृत्व में ही हम किसानों को और नौजवानों की बात कर सकते हैं, हम प्रदेश के विकास की बात कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद का सहारनपुर जिले में अपना जनाधार है और वो कुछ रोज पहले ही कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। इमरान के साथ सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में बदलाव किया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए बनाई गई कोविन ऐप में बदलाव किया। अब एक मोबाइल नंबर पर 4 के बजाय 6 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि जापान की नाओमी ओसाका को तीसरे दौर में हारकर बाहर होना पड़ा। पटना में एक कॉलेज के पोल्ट्री फार्म में पिछले 7 दिनों में 450 मुर्गियों की मौत हो गई। इसके बाद बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए वहां से कुछ सैंपल लिए गए। साथ ही रिपोर्ट आने तक उस पोल्ट्री फार्म में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी में नाथूराम गोडसे का किरदार निभाने वाले एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे का पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। ये फिल्म इसी महीने की 30 तारीख को रिलीज होगी। अमोल कोल्हे को भी विरोध करेंगे क्योंकि ये वैचारिक स्तर की लड़ाई है, विचारों से खेला नहीं जा सकता। हालांकि एनसीपी के दूसरे नेता नवाब मलिक ने अमोल कोल्हे का समर्थन किया। कोल्हे जी भी ये कहकर साफ कर रहे हैं कि मैं गांधी की हत्या का कभी भी जस्टिफाई मैंने नहीं किया है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए खुद अमोल कोल्हे सामने आए। किसी भी हत्या का समर्थन नहीं हो सकता, किसी भी हत्यारे का समर्थन नहीं हो सकता, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और जब तक असली प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक वहां नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी, जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर करेंगे। और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने सरकार की इस पहल को नेताजी के लिए सम्मान का प्रतीक बताया। आप इस सामने की कैनोपी देख रहे हैं, इस कैनोपी में बीचों बीच जो है एक बड़ी मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की यहाँ लगाई जाएगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में 26 जनवरी का कार्यक्रम भी 23 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया, जो अब तक 24 जनवरी से शुरू होता था। न्यूज 18 के महापोल के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनपीएफ को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में हफ्ता वसूलने वाले एक बदमाश के अवैध ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। 2 दिन पहले शहर के एक इलाके में हफ्ता वसूली के नाम पर भरे बाजार दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी, जिसका आरोप अकबर घोसी नाम के एक बदमाश पर लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके अवैध ठिकानों को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। अकबर घोसी नाम के उस बदमाश के अवैध मकानों और जुए के अड्डों को ढाने के लिए वहां खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई गई और फिर एक एक कर उसके सारे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की ये कार्रवाई देर रात तक चलती रही और इस बीच एसपी गौरव तिवारी वहां खुद खड़े रहे। इस कार्रवाई की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसको देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके।
बिहार के भागलपुर में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर कई दिनों से जारी विवाद में मारपीट की नौबत आ गई और ये सब तब हुआ जब टैक्स वसूली की शिकायत का निपटारा करने के लिए एक अधिकारी वहां पहुंचा। लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से उनका झगड़ा नहीं सुलझ पाया। इसके बाद जैसे ही राजस्व विभाग के अधिकारी वापस लौटने लगे तो दोनों गुटों के लोग आपस में उलझ पड़े। हालत ऐसी हो गई कि कुछ ही मिनटों में दोनों तरफ के लोगों के बीच डंडों से मारपीट होने लगी। देखते ही देखते ये झड़प हिंसक हो गई, जिसके बाद वहां पहुंचे अधिकारी भी किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से निकलते दिखाई दिए। वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, समझे आप सब निकलिए। बताया गया कि इस मारपीट में कुल 3 लोगों को चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। राजस्थान के अजमेर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब कपड़े से लदा वो ट्रक जयपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रहा था। तभी अजमेर जयपुर नेशनल हाईवे पर उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद वो ट्रक बेकाबू होकर हाईवे पर बने टोल प्लाजा के खंबे से टकरा गया। इस हादसे का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें साफ दिखा कि किशनगढ़ जीवी के टोल प्लाजा पर कुछ गाड़ियां वहां से गुजरने के लिए लाइन में खड़ी थीं। तभी पीछे की ओर से वो ट्रक तेज रफ्तार में आया और वहां एक खंबे से टकरा गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि ब्रेक फेल होने की वजह से उसका ड्राइवर संतुलन खो बैठा, जिससे ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया, लेकिन उसके ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी नासिर कुरैशी ने नामांकन के समय जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैली, जुलूस और पद यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी नासिर कुरैशी ने चुनाव आयोग के आदेशों को ताक पर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुरादाबाद की देहात विधानसभा सीट से नामांकन के लिए जाने के समय उन्होंने गाजे बाजे के साथ एक बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। लेकिन किसी ने भी कोरोना नियम की परवाह नहीं की। खुद हाजी नासिर कुरैशी ने मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जुलूस के समय उनके समर्थकों ने उन्हें अपने कंधे पर उठा रखा था। उन्हें फूलों की माला के साथ रुपयों की माला भी पहनाई गई थी। इस दौरान उनके समर्थक ढोल और नगाड़े की थाप पर झूमते रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद हाजी नासिर कुरैशी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया और अपने समर्थकों से चुनाव में जी जान से जुट जाने की अपील की। ग्रामीण विधानसभा 27 की आवाम से कहना चाहता हूं कि आने वाला वक्त बहुत कम है, अभी चुनाव है, आप सब जाकर के जुट जाइए। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभाएं हैं और जिले की सभी सीटों पर दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को पूरे राज्य में 1 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। वहां कोरोना खतरे की वजह से ये कदम उठाया गया। गृह मंत्री अमित शाह सुबह कैराना से यूपी में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहां वो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो मेरठ और बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। मौसम विभाग ने राजस्थान में भी अगले 3 दिनों तक बारिश और ओले गिरने का अनुमान जताया। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने के लिए संभावना। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। साथ ही मालविका ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। दुनिया भर के नेताओं पर हुए एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। ये सर्वे अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एक एजेंसी ने करवाया, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं की लोकप्रियता से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% रही, यानी वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए। सर्वे में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी रहे। इस सर्वे में 43% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लोकप्रियता के 5वें पायदान पर रहे। पंजाब के मलेरकोटला में राज्य की कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान के पति और सिद्धू की सलाहकार रिटायर्ड डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। मुस्तफा ने ये विवादास्पद बयान उस वक्त दिया जब वो सीट से उम्मीदवार अपनी पत्नी रजिया सुल्ताना के लिए एक सभा कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और उस वीडियो में मुस्तफा आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर विवादास्पद बयान देते दिखाई दिए।
ये घटना उस वक्त हुई जब कांग्रेस की सभा के बगल में आम आदमी पार्टी की जनसभा में भारी भीड़ जुट गई, जिसको देखकर मुस्तफा अपना आपा खो बैठे। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। यही नहीं, उन्होंने शहर के हालात तक बिगाड़ने की धमकी दे दी। मुस्तफा के विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने तो मुस्तफा पर लगाम लगाने और उन पर केस दर्ज करने की अपील की। मुझे लगता है कि ये पागलपन की बातें करता है, इसको फौरन मतलब इस पे लगाम लगाई जाए, इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। बीजेपी ने भी मुस्तफा के आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये दंगा करने की कोशिश नहीं है तो ये क्या है? ये देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं तो ये क्या है? इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से मुस्तफा की शिकायत की है और कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।